हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम वो टॉपिक्स देखेंगे जिससे एमसीक्यू या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आज हम चैप्टर 1 से लेके आपके चैप्टर 14 फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको 1 गो में कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। पहला चैप्टर है जिसमें इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव करेगा वो पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। इफ़ अ नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज जीरो इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जहाँ पे नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा कैसे। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब यहाँ पे क्या है, सब में क्यू चार्ज है यानी आइडेंटिकल चार्ज है। तो इसका इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा, इसके सेंटर पे। ठीक है, वैसे स्क्वायर है, स्क्वायर भी क्या होता है वो उसके ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो वहाँ पे सेंटर पे जाके उसका इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं या फिर आपके आइडेंटिकल चार्जेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इक्विलिब्रियम वहीं अचीव होता है। ठीक है, अब इसी से एक सेकेंड टॉपिक आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास चार्ज क्यू है ए प्लेस पे और चार्ज क्यू है बी प्लेस पे। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। ठीक है, अब अभी आपसे इसमें से ये पूछ लेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए जब भी अगर दोनों चार्ज जो है इक्वल है, जैसे मान लो ये भी क्यू हो ये भी क्यू हो, तो फिर इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव हो, सेंटर पे, यानी इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक बड़ा हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये टू क्यू है तो ये वाला चार्ज बड़ा है, तो आपको इक्विलिब्रियम कहाँ अचीव होगा आपका, उस टाइम क्या होगा, मान लीजिए वो हमेशा अनलाइक चार्ज की कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो आउटसाइड टूवर्ड स्मॉल चार्ज, यानी जो चार्ज कम होगा उसके टूवर्ड, उसके आउटसाइड अचीव होगा। जैसे इस वाले पॉइंट में देख लीजिए, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये चार्ज कम है आपका, तो इसका इक्विलिब्रियम इसके आउटसाइड अचीव होगा। ओके, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ड्रॉ करने के लिए आती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो मैं बता देती हूँ। ये क्या होता है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि डायरेक्शन शो करती हैं किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, आउटसाइड बनेगी आपकी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगी, लेकिन नेगेटिव होगा तो इनसाइड आएगी। ठीक है, अब मान लीजिए डाइपोल को लेके बहुत बार क्वेश्चन पूछ देते हैं। ये प्लस चार्ज है, अब डाइपोल का सेटअप तो आपको पता ही होगा, एक प्लस एक माइनस, अब बीच में 2a डिस्टेंस जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज है तो प्लस के लिए क्या देखा, आउटसाइड जाएगी, और ये क्या है माइनस का तो इनसाइड आएगी। ठीक है, और ये क्या होगा, प्लस से नेगेटिव की ओर ट्रैवल करेगा। ठीक है, इतना ध्यान है आपको। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका डी पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये दोनों क्या इक्वल क्या है, इक्वल है और लाइक चार्जेस हैं, प्लस प्लस, तो रिपेल करेंगे तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो अवे जाएंगी एक दूसरे से। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो लेकिन ये इनसाइड आएंगी ना, ये ध्यान रखना है, रिपेल तो करेंगे लेकिन इनसाइड आएगी। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला बात करते हैं। देखिए ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है। ठीक है, अब ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज कम है आपका, ये चार्ज ज़्यादा है। देखिए माइनस कंसीडर नहीं करते हैं ना हम साइन, तो चार्जेस के टर्म्स में चार्ज जो साइन होता है वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, यहाँ पे कम होंगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम में। अब आगे देखते हैं। एग्जाम में कई बारी टॉर्क की जो कंडीशन होती है वो लिखने के लिए आती है। देखिए यहाँ पे टॉर्क जब जीरो होगा आपका तो डाइपोल इक्विलिब्रियम जो होगा स्टेबल होता है और अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो आपको स्टेबल के लिए थीटा लिखने के लिए आता है, तो वो 0 डिग्री पे होगा, और आपका ई जो होगा वो पैरेलल होगा पी वेक्टर के। ठीक है, इतना क्लियर। अब अनस्टेबल की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, एंटी पैरेलल होंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा 180 बनेगा। यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इतना क्लियर है। आपको ये दोनों केस याद रखने हैं एग्जाम के लिए। 1 मार्कर में कई बार गॉस थ्योरम लिखने के लिए आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 1/E0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इन द क्लोज सरफेस। अभी क्या होता है, क्लोज सरफेस के में जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एक क्लोज सरफेस के जब थ्रू होके जाता है तो वो कितना होता है, वो 1/E0 टाइम्स ऑफ चार्ज, जितना चार्ज होता है उसका 1/E0 होता है। ठीक है, Q/E0 हमने पढ़ रखा है गॉस थ्योरम में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखने के लिए आती है। आगे देखते हैं।
जितना आपका चार्ज इनक्लोज रहता है, आपको ये इनक्लोज वर्ड ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को लेके है। अब देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, मैं पहले आपको 1 मिनट बता देती हूँ। सरफेस एट विच पोटेंशियल आर इक्वल एट ईच पॉइंट। अब देखिए ऐसा सरफेस जिसमें सारे पॉइंट्स क्या हो आपके जो उनके पोटेंशियल क्या इक्वल हो। जैसे एक सर्कल का एग्जांपल ले लो तो वो क्या होता है, उसका आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो होंगे, ठीक है। इतना क्लियर। इसका डिस्टेंस तो सेंटर से सेम ही होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे उसका पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है। अब इसमें ड्रॉ करने के लिए आता है आपको लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। अब देखिए लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये क्या करेगा, सर्कल एक दूसरे से थोड़ा सा अवे होने की कोशिश करेगा, मतलब भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपका इक्वी पोटेंशियल का सरफेस ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। वही अनलाइक होगा। अब अनलाइक में क्या होता है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमने चार्जेस के ऊपर यहाँ सर्कल बना तो दिया है, लेकिन ये क्या करें, थोड़ा सा देखिए ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये सर्कल क्या हो रहा है, इस साइड ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है। देखिए ये डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों क्या करें, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा रह गया है, लेकिन ये भी क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ का डिस्टेंस कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो आपको सर्कल बनाते समय फॉर द अनलाइक चार्ज आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। पोटेंशियल चैप्टर से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है MCQs में, जिसमें आपको एक ड्रॉप की पोटेंशियल दे रखा होता है V, ठीक है, और आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स दे रखे होते हैं n, ठीक है। मान लीजिए n कुछ भी हो सकता है, 20, 30, एनीथिंग, ठीक है। अब इन जो ड्रॉप्स को हम मिला के एक बड़ा बिग ड्रॉप बनाते हैं, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। अगर न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो चेक टू माई वीडियो। तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर या सिंगल जो ड्रॉप हमें दे रखे हैं वो। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ये MCQs में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। पेपर में 1 मार्कर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई अक्रॉस इट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो एवरेज वेलोसिटीज़ होती है जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई की जाए अक्रॉस इट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, ये भी 1 मार्कर में पूछी जाती है। आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसे हम ACL के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो ये पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर विच इज इनक्लोज इन अ एम्पियर्स लूप, ठीक है। तो जितनी भी लाइन्स जो हैं ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होंगी कितने, म्यू टाइम्स ऑफ करंट, यानी म्यू टाइम्स ऑफ I पासिंग थ्रू द कंडक्टर इनक्लोज इन एम्पियर्स लूप, ठीक है। ये आपका एम्पियर्स लूप है, ये करंट इससे पास हो रहा है, ठीक है। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से होके जाएंगी वो सब क्या है, वो म्यू टाइम्स होंगी आपकी करंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कहता है, ठीक है। ये आप ऐसे लिख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका लेंस लॉ से लेके। अब ये लेंस लॉ क्या कहता है, द नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस EMF ऑफ अ करंट और करंट अपोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब वो होता क्या है, देखिए नेगेटिव जो यहाँ पे साइन लग रखा है आपको, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है जो इंड्यूस EMF है और करंट है वो अपोज कर रहा है किसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। तो ये डायग्राम के साथ आपको ये स्टेटमेंट लिखना है अगर आता है तो। एंड अगेन इसके बाद फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हर बारी पेपर में आता है, इसे भी देख लेना आप। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है वो भी एक बार, जो 3 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं उनमें 1 मार्क का ये होता है और 2 मार्क का कोई न्यूमेरिकल होता है, तो इसे देख लीजिए। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था, देखिए जब EMF जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है अपने आप इट सेल्फ व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ अ कॉइल ऑफ अ सोलेनॉइड इज चेंज इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन होना चाहिए यहाँ पे, सेल्फ इंडक्शन, ओके। इसके अकॉर्डिंग जो इंड्यूस EMF है वो अपने आप EMF जो अपने आप इंड्यूस हो जाता है व्हेन जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका कॉइल में वो चेंज होता है इन ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। तो ये सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन आपको याद कर लेना है। इसके बाद इसका ही भाई म्यूचुअल इंडक्शन आता है। वो क्या होता है, देखिए इंड्यूसिंग EMF ऑफ
और करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल में जब ईएमएफ और करंट इंड्यूस होते हैं ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल, जब सेकेंडरी कॉइल में आपका ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने से, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई हो, ठीक है। इसके बाद फ्रेजल डायग्राम आता है आपके एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए, तो इसे भी आपको देख के जाना है। इसके बाद चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट, इसे हम आईडी से डिनोट करते हैं। द करंट प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। आईडी इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी आप इसमें साथ लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम इसमें कई बार हमें वेव लेंथ दे रखी होती है, फ्रिक्वेंसी पूछी होती है और इनका ऑर्डर ऐसे करके क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो ये आपको शॉर्टकट याद करके रखना है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, तो इसे देख के जाइए। उसके बाद जो आपके जितने भी वेव्स हैं उनके सोर्स और यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वन गो में फटाफट देख लेते हैं। देखिए, रेडियो वेव आता है तो आप क्या बोलोगे, जो एक्सक्लेरेशन मोशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक्सक्लेरेशन मोशन ऑफ पार्टिकल इन कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये इसका सोर्स है। यूज़ क्या है, रेडियो में होता है, टीवी में होता है, टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम में, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज़ होता है। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोवेव की। जो आपका ऑसिलेटिंग करंट होता है इन स्पेशल ट्यूब लाइक मैग्नेट्रॉन, ये इसका सोर्स होता है। इसका यूज़ सबसे इजी है, रडार सिस्टम में इसका यूज़ होता है फॉर द एयरक्राफ्ट नेविगेशन या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं इनमें यूज़ होता है। और सबसे मोस्ट कॉमन जिसको सबके घरों में मिलता है, जो माइक्रोवेव अवन होता है वो। उसके बाद इंफ्रारेड वेव की बात कर लेते हैं। हॉट बॉडीज़ इंफ्रारेड वेव एमिट करती हैं। इसका यूज़ क्या है, रिमोट, आपकी जो टीवी के रिमोट्स होते हैं उनमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंफ्रारेड लैंप्स आते हैं जो कि यूज़ होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन्स होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जानने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, या फिर विजिबिलिटी इन फॉग में जो हम विजिबिलिटी होती है उसको चेक करने के लिए। अल्ट्रा वायलेट वेव बात करते हैं, इसका सबसे बेस्ट सोर्स है आपका सन। हाई वोल्टेज गैसेस डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, फूड प्रिजर्वेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग और फिंगरप्रिंट्स, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स के जो इसकी स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बाद वाटर प्योरीफायर, ठीक है। तो ये 1 मार्कर में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको देख के जाना है आपको, ठीक है। इसके बाद एक्सरे की बात कर लेते हैं। इसका जो होता है सडन डिक्लेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसका सोर्स है। इसके बाद इसका यूज़ कहाँ होता है, मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी में, इंजीनियरिंग टू डिटेक्ट फॉल्ट इन क्रैक्स एंड मेटल प्रोडक्ट, जो मेटल प्रोडक्ट्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए। और रेडियोथेरेपी टू ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस जैसे होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। इसके बाद गामा रेज जो होती हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है उसका सोर्स है। इसका यूज़ कहाँ होता है, रेडियो एक्टिव थेरेपीज़ में होता है, जो कि ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। और इसकी स्टडी करने के लिए हेल्प करता है कि इसमें एटॉमिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये सोर्सेस है, इसके यूजेस थे, तो आपको इन्हें देख के जाना है। आगे बात करते हैं। बायट-सैवर्ट्स लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट और फॉर्मूला दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके बाद रे ऑप्टिक्स के टॉपिक शुरू हो जाते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंडीशन फॉर TIR, जो कि लिखने के लिए आता है। तो इसका क्या होगा, रे मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आई जो होना चाहिए वो ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए IC से, ठीक है। और यहाँ पे जो MCQ बनता है sin IC इक्वल टू 1 म्यू, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ TIR है मिराज, ऑप्टिकल फाइबर, स्पार्किंग ऑफ डायमंड, या फिर जो आइसोलेटेड ट्रायंगल होता है उसके प्रिज्म के ऊपर उसमें जो स्पार्कलिंग होती है वो, या फिर उसमें जो TIR होता है आपके प्रिज्म से, वो इसका एप्लीकेशन हो सकता है। अगर मिराज डिफाइन करने के लिए आ जाता है, व्हाट इज़ मिराज, तो ये क्या ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि कहाँ पे देखा जाता है, डेजर्ट्स में देखा जाता है। डेजर्ट्स में जो समर हॉट डेज होते हैं तो द रे ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती हैं यूजली ट्री की कंसीडर की जाती हैं,
totally reflect back angle of incident is greater than the critical angle. The image of a tree seem to be image of the tree in the water or water bodies. ठीक है, तो ये आपको डिफाइन कर देना है मिराज को. ठीक है, देखिए ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है TIR थ्रो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म के ऊपर. ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है टू डेविएट द रे एट 90 डिग्री. अब 90 डिग्री पे कोई रे आएगी राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा. देखिए एक पॉइंट क्या होगा, यहाँ से जाएगा नीचे स्ट्रेट चला जाएगा, बी पॉइंट यहाँ से, ये एक ही ऑब्जेक्ट है इसका, ये हेड है, ये हेड है और टेल है. ठीक है, तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा. तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है. ठीक है, तो ये डायग्राम को आपको देख लेना है. इसके बाद अगर टू इन्वर्ट इमेज एंड डेविएट थ्रो 180 डिग्री. अब 180 डिग्री पे किसी को हम पास डेविएट कर रहे हैं और इन्वर्टेड इमेज निकलनी चाहिए. ठीक है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी. ठीक है, ये तो लेटी हुई थी ना, देखिए यहाँ पे ये स्टैंड थी, ये लेटी हुई थी. ठीक है, इसमें इन्वर्ट बोली है, तो इन्वर्ट में क्या होगा, आपको ये ए ऐसे पास करनी है, फिर ये नीचे चली जाएगी ये ऐसे, और इस तरह आपको इन्वर्ट इमेज मिलेगी. ठीक है, तो आपको ये डायग्राम देख के जाना है. अब देखिए इन्वर्ट इमेज विदाउट डेविएशन. अब बिना डेविएशन के कैसे लाइट पास होगी आपके प्रिज्म से, तो ये इस तरह होगी. ठीक है, तो आपको ये देख के इसको देख लीजिए आप. ठीक है, इसके बाद जो 1 मार्कर में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो एक लाइन आ रही है, एक रे आ रही है एट द एंगल ऑफ 90 या फिर समथिंग, वो ग्रेस करके चली जा रही है. ग्रेस मतलब क्या होता है, देखिए इस लाइन से होते हुए चली जाएगी, मतलब ये जो आपका प्रिज्म है इससे होते हुए चली जाएगी. ठीक है, तो उसके लिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, उस पर MCQs बहुत बार बनते हैं. ठीक है, तो कंडीशन फॉर TIR हमें पता है, ये आई जो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो साइन आई और यहाँ पे साइन IC ले लेते हैं हम. ठीक है, तो म्यू आई या फिर समथिंग आपको गिवन होगा, उस पर आपको फाइंड करना होगा. अब ये आपका वेव ऑप्टिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए कोई पॉइंट सोर्स दे रखा है, तो उसका वेव फ्रंट कैसे बनता है. ठीक है, सबसे पहले वेव फ्रंट की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे देखते हैं. वेव फ्रंट के लिए आप लिख सकते हैं द लोकस ड्रॉन ऑन अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन अ सेम फ्रेज एंड टाइम इज कॉल्ड वेव फ्रंट. ठीक है, और इसका जो नॉर्मल ड्रॉ होता है वो डायरेक्शन शो करता है किसका, वेव का. ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप. इसके बाद अगर पॉइंट सोर्स है तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करेगा. ठीक है, अगर लाइन सोर्स है तो वो सिलेंड्रिकल, तो इसमें सिलेंड्रिकल आपका वेव फ्रंट बनेगा. इसके बाद अगर लाइन सोर्स जो है वो इन्फिनिटी पे है, जैसे सन का एग्जांपल कई बार दिया जाता है कि सन से लाइट आ रही है, रेज आ रही है, तो वो बताइए उसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा. तो वो हमेशा पैरेलल बनेगा. क्यों बनेगा, आप बोलेंगे ये तो पॉइंट है, सन तो एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो बहुत दूर है हमसे. ठीक है, तो आते आते रेस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, इसीलिए हम उसे क्या कंसीडर करते हैं, वो हमेशा प्लेन बनाएंगी. ठीक है, इतना क्लियर है, प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी. जो पैरेलल वेव्स आती हैं, लाइंस आती हैं और रेज आती हैं, उनको हम प्लेन वेव फ्रंट में कंसीडर करते हैं. ओके, अब इमेज और रेज और इमेजेस से मिरर से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है. तो देखिए अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई लेंस रखा हुआ है, यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस ले लेते हैं. ठीक है, यहाँ से रेज आएंगी. ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या करेंगी, ये कन्वर्स करती है, क्योंकि कन्वर्स करेंगी. आप देखिए कन्वर्स करने पे ये सारा पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेगा, इस तरह मतलब यहाँ पे सेमी सर्कुलर यहाँ पे लाइंस बनते हुए देखेंगे. अब देखिए यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना आपका, लेकिन यहाँ से तो लाइन पैरेलल आ रही थी, तो पैरेलल के लिए हमने क्या पढ़ रखा है, वो तो प्लेन वेव फ्रंट बनाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, और यहाँ आके कन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट दिखेंगे आपको. ठीक है, अब देखिए यहीं पे कॉन्वेक्स होता तो क्या होता है, मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से फिर प्लेन पैरेलल लाइंस आ रही है, तो ये क्या करेंगे, ये बनाएगा आपको प्लेन वेव फ्रंट. इसके बाद क्या करती है, वो क्या करता है, डाइवर्स करता है हमारी रेस को. तो डाइवर्जिंग के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, इस तरह ड्रॉ कर देंगे, यानी लाइन आंखें पास आउट हो जा रही है. ठीक है, इतना क्लियर है. अगर मिरर का यूज़ किया उसने तो क्या करेंगे हम, अब यूजिंग मिरर के लिए अगेन लाइन, यहाँ से लाइन तो पैरेलल ही आएंगे, तो यहाँ पे तो आपका प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे ये क्या पॉलिश्ड है, ये साइड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा. हमने रेस डायग्राम अपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो होपली आपको ये चीज़ पता हो यहाँ पे. तो यहाँ पे कन्वर्जिंग हमें वेव फ्रंट मिलेगा. ठीक है, लेकिन वहीं हमें स्पेरिकल जो मिरर है वो इस तरह का मिले, जैसे मान लीजिए इस साइड हमने कर दिया. ठीक है,
ये वाली साइड हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से तो पैरेलल आएंगी, फिर से प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन यहाँ आके ये क्या कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है, डाइवर्स कर दे रही है। तो यहाँ पे कौन सा वेव फ्रंट बनेगा आपका, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो इससे 1 मार्कर में क्वेश्चन इस तरह पूछे जाएंगे। इसके बाद सीबीएसई में इंटरफेरेंस की डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो वो क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इन द रीजन ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव। अब देखिए क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटीज किसका, इन रीजन ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ अ लाइट वेव, सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव जहाँ होती है उसमें जो उस रीजन में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटीज जो होती हैं वो इंटरफेरेंस कहलाती है, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। इनकी भी कंडीशंस हैं, उनको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। इसके बाद कंडीशन लिखने के लिए, और ये डेफिनेशन में पूछ ली जाती है कई बार, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस इन विच द पोजीशन ऑफ अ मैक्सिमा एंड मिनिमा डज नॉट चेंज विथ टाइम। अब टाइम के साथ आपका मैक्सिमा और मिनिमा चेंज नहीं होता है, किसका, पोजीशन का, तो वो क्या, सस्टेनेबल इंटरफेरेंस आता है, ठीक है। अब जो लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर, उससे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बाइसिंग। अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, यहाँ पर आपको वोल्ट्स गिवन होंगे, आपको बताना है कि ये फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, ठीक है, सॉरी रिवर्स होगा या फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो आपको उसको अकॉर्डिंग बताना है। देखिए जिसमें ये ज़्यादा है आपका, ये पे 6 वोल्ट है, ये -3 वोल्ट है, तो ये कम है, तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा फॉरवर्ड। ये क्या है, -3 है, ये +4 वोल्ट है, ये रिवर्स में जाएगा, ठीक है। जिस साइड कम होता है उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ पे 6 है, ये फॉरवर्ड जाएगा, यहाँ पे कम है, तो ये क्या, -6 है, -4 है, तो यहाँ ज़्यादा है ना, तो ये इस साइड जाएगा, ठीक है। अब ये अर्थिंग है और यहाँ पे अर्थिंग हो रही है, तो वोल्ट कितना, यहाँ पे कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, हमें पता है अर्थिंग में 0 वोल्ट लेते हैं, और यहाँ पे क्या 6 वोल्ट है, तो ये भी रिवर्स में जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।